गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हाइपरटेंशन, जिसे कि हिंदी में उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो हम देखते हैं कि जो हाइपरटेंशन है आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है, बहुत देखा जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो 40 to 60 ईयर्स की एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं, हेरिडिटी हो सकती है, टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या हमारी ईटिंग हैबिट्स हो सकती है। ठीक है, ये बहुत सारे रीज़न है और इसका एक मेन कॉज ओबेसिटी भी है, जिसे कि हम मोटापा कहते हैं। ये ओबेसिटी जो होती है, क्योंकि हमें पता है कि ओबेसिटी हर रोग की जड़ है, उसी तरीके से हाइपरटेंशन को भी यह सीधा सीधा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस आदमी को या वो आदमी हाइपरटेंसिव हो सकता है, या जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हो सकती है। और जो हमारा हाइपरटेंशन है ये भी हार्ट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यह हार्ट डिजीज आप कह सकते हो, हार्ट डिजीज के अंतर्गत ही यह आता है। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है इसको हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, कभी हमने सुना होगा लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। तो ये क्या है, एक इसमें हम एक कॉमन टर्म सुन रहे हैं जो है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे और भी कह सकते हैं, ये है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, चाहे आप हाइपरटेंशन कहें चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर कहें। ठीक है, तो इसी की एक दूसरी ऑपोजिट टर्म होती है, दैट इज लो ब्लड प्रेशर मीन्स निम्न रक्तचाप। ठीक है, तो इसमें हम ये ब्लड प्रेशर या जो रक्तचाप है ये एक कॉमन टर्म सुन रहे हैं। तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये क्या होता है तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली एक टाइप का प्रेशर होता है। ठीक है, या जिसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का दबाव है। ठीक है, यह दबाव रक्त के द्वारा क्रिएट किया जाता है, या जो ब्लड है यह इस दाब को या इस दबाव को क्रिएट करता है। किसके ऊपर करता है? आर्टरीज के ऊपर। आर्टरीज, जिसे कि हम हिंदी में धमनियां कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या है, एक टाइप का प्रेशर है जो कि ब्लड आर्टरीज के ऊपर डालता है या क्रिएट करता है, तो यह ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब देखिए, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट से हमारी दो चीज़ें जुड़ी होती है। यह हार्ट जब पंपिंग करता है तो यह दो तरीके से, एक तरफ से ये ब्लड को भेजता है, ठीक है, पूरी बॉडी को, और दूसरी तरफ से पूरी बॉडी से वापस ब्लड को लेता है। ठीक है, तो ये आर्टरीज के थ्रू तो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सेंड करता है, और वेन्स के थ्रू ये ब्लड को वापस रिसीव करता है। वेन्स को हम शिराएं कहते हैं। वेन्स को बेसिकली हम कहते हैं, ये शिराएं कहा जाता है, इसे शिराएं। ठीक है, और इसे आर्टरीज आपको पता है कि ना धमनियां कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हार्ट है वो फंक्शन करता है बेसिकली, और ब्लड को रिसीव करता है और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी करता है या भेजता भी है। ठीक है, तो अब देखिए ब्लड प्रेशर में बेसिकली कौन अफेक्ट हो रहा है? आर्टरीज। क्यों? क्योंकि हार्ट से जब ब्लड को भेजा जा रहा है तो हार्ट बहुत पंप लगा करके, जोर लगा करके भेजेगा, इसलिए तो आर्टरीज पर ही हमेशा प्रेशर होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी से शिराओं के थ्रू जब हृदय के पास रक्त आता है तो उस टाइम पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वेन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती है, इसकी वॉल्स जो होती है, आर्टरीज की जो दीवारें होती है बेसिकली ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ताकि किसी भी तरीके के दबाव को या प्रेशर को अच्छे से सहन कर सके, इसलिए। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या है। एक टाइप का प्रेशर है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज के ऊपर, ठीक है, ताकि उसके अंदर ब्लड फ्लो हो पाए। हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर होना तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो ब्लड जाएगा कैसे? क्योंकि हमारा हार्ट होता है हमारे चेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से
जो हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं और हमारी फिंगर्स है, यहाँ तक ब्लड का पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हार्ट यहाँ से प्रेशर डालेगा तभी वो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं या हमारी बॉडी के जो अंतिम छोर हैं या फिर जो फिंगर्स हैं यहाँ तक पहुँचेगा, इसी प्रेशर के कारण। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड इतना दूर तक नहीं जा पाएगा, है ना। और जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो रुक जाएगा बिना प्रेशर की वजह से। इसलिए अब जैसे जैसे ब्लड जो हमारा हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर लगता जाता है, ठीक है। ये अब हमारी जो आर्टरीज है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है अगेन ये भी इसके भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के या हाइपरटेंशन के भी दो टाइप होते हैं। एक हम बात करेंगे जो होता है, पहला होता है एक तो डायस्टोलिक, एक आपने नाम सुना होगा, और दूसरा होता है सिस्टोलिक, ठीक है। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जब बताता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये आया है बेसिकली 125/90 mmHg, डॉक्टर ने हमें ये बताया, तो आपने कभी भी इस चीज़ को देखा होगा कि डॉक्टर दो टर्म्स में, मतलब दो डिजिट में आपको किस तरीके से बताता है, ठीक है। 125/90 ऐसा कैसे ब्लड प्रेशर होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ये टू टाइप्स का है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, इसलिए आपको दो डिजिट में ये बताया जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये बेसिकली उस टाइम का ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, या संकुचित होता है, संकुचन करता है। जब हम किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ पिचक जाती है ना। उसी तरीके से हमारा हार्ट जो होता है वो भी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पिचकता है, ठीक है। तो एकदम से उसके दबने की वजह से एकदम से जो प्रेशर पड़ता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये 125, ये जो होता है ये इसको इंडिकेट करता है। अब जो डायस्टोलिक होता है ये 90 mmHg वाला होता है, जिसमें जिस टाइम पे हार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब आपका हार्ट होगा वापस से रिलैक्स होगा, ठीक है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस टाइम पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो हमारा डिजिट होता है ये 90 mmHg है, जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वाला जो होता है बेसिकली जो ऊपर वाली डिजिट होती है जो होती है सिस्टोलिक की, और डायस्टोलिक की जो होती है वो होती है नीचे वाली, या 90 mmHg जो होता है ये बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक है। और हम हमेशा इसके साथ में इसकी जो यूनिट है वो ज़रूर से लगाएंगे, mmHg लिखना बहुत ज़रूरी होता है इसके साथ में, ठीक है। तो ये था बेसिकली डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये दोनों तरीके के इसके जो टाइप हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है ये बेसिकली होता है, जो हम देखते हैं, देखिए हर एज ग्रुप का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज से, मतलब इन्फेंसी से लेकर के ओल्ड एज तक सेम रहेगा, लेकिन जब हम एक नॉर्मल एडल्ट की बात करते हैं तो 120/80 mmHg ये इनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी एक हेल्दी पर्सन का, एक स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है। अब वो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली सभी में वेरी करते हैं, ठीक है। चाहे वो इन्फेंसी हो गई, चाहे चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था में जब बच्चा है, जब किशोरावस्था में है, या फिर कोई एडल्ट है उस टाइम पर, तो हर समय पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का कि इतना ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमने बात कर ली नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि जब यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका हाइपरटेंशन में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, या कब यह हाइपरटेंसिव कहलाने लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने ये हमारी है सिस्टोलिक, है ना, और ये है हमारी
जो डायस्टोलिक यूनिट है वो, ठीक है। देखिए सिस्टोलिक अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो अफेक्ट करता है, लेकिन इतना नहीं करता जितना कि डायस्टोलिक का बढ़ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो डायस्टोलिक जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो आपको नुकसान करेगा। अगर ये यहाँ से इसकी यूनिट 90 हो गई तो थोड़ा सा खतरा बढ़ने लगता है, फिर ये 100 हो जाए, और जब अगर ये 110 हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है डायस्टोलिक के ऊपर, ठीक है। तो सिस्टोलिक ऑटोमेटिकली जो है ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हल्का सा ज़्यादा, अब जो हम डायस्टोलिक की बात करते हैं कि डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इसकी अगर ये थोड़ा सा जैसे 80 mmHg हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जब ये बढ़ेगा तो जो आदमी माइल्ड हाइपरटेंसिव कहलाएगा, ठीक है, हाइपरटेंसिव, वो होता है 90 to 105 mmHg, ठीक है। ये डायस्टोलिक अगर 90 से 105 हो जाता है तो माइल्ड हाइपरटेंसिव हो जाता है, मीन शुरुआत होने लग चुकी है किसकी, हाइपरटेंशन की। अब अगर ये 90 से 105 mmHg हो गया, ठीक है। अब अगर 105 से लेकर के 120 तक अगर डायस्टोलिक बढ़ जाता है तो यह मॉडरेट हाइपरटेंसिव की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, मीन्स और बढ़ चुका है। अब अगर 120 mmHg से अगर और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो वो सीवियर हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है, सीवियर हाइपरटेंशन कहलाता है। तो इस तरीके से बेसिकली जो डायस्टोलिक जब बढ़ता है ना तब बेसिकली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस डायस्टोलिक के ऊपर करना है कि डायस्टोलिक को आप नहीं बढ़ने दें, ठीक है। अगर देखिए जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना तो बेसिकली यह जो पर्सन की आईज है और जो किडनीज है, हार्ट है, इन सबको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब डायस्टोलिक बढ़ने लग जाता है ना तो यह आपकी किडनीज को, हार्ट को, आईज को, सबको अफेक्ट करने लग जाता है। इसलिए हमें डायस्टोलिक को ही कंट्रोल करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉजेज हैं, ठीक है, जो हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं, या कौन कौन से रीजंस है, कॉजेज हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से देखे जाते हैं या हाइपरटेंसिव इनकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहला कॉज है इसका हाइपरटेंशन होने का, दैट इज एज, जिसे हम कहते हैं आयु, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ना वैसे वैसे उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो बच्चे बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत सारा काम है, स्ट्रेस का लेवल भी इतना नहीं होता है। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है, टेंशन्स बढ़ती जाती है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है, तो लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है और स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता ही है, ठीक है। और एज भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है। तभी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जो 40 to 60 ईयर्स के जो लोग होते हैं ना उनको हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इस टाइम पर तो देखा ही जाता है, ठीक है। सेकंड है हेरिडिटी। हेरिडिटी देखिए अब हेरिडिटी है यह भी अफेक्ट करती है बिल्कुल तरीके से, जिससे कि आप कहते हो वंशानुगत। हम कहते हैं ना कुछ बीमारियां वंशानुगत होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन, चाहे दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, नाना नानी हो, मतलब चाहे वो पैटर्नल फैमिली हो चाहे मैटरनल फैमिली हो, ठीक है, कहीं से भी वो हेरिडिटी से वो बीमारी या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये वंशानुगत भी होती है, कई बार पेरेंट्स को नहीं होती है लेकिन बच्चों में आ जाती है, ठीक है। इसका रीज़न हो सकता है कि आपके जो कोई पैतृक जो बड़े रहे हो, दादा दादी या को उनसे भी और बड़े लोग, उनको किसी को हुई बीमारी तो आप में भी देखी जा सकती है, ठीक है। थर्ड इसका कॉज होता है जो कि है ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी जो होता है यह भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है, हाइपरटेंशन का। क्योंकि देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि जो मोटापा है ना ये सभी तरफ से व्यक्ति को अफेक्ट करता है। अगर एक बार मोटापा किसी व्यक्ति को हो गया तो वह सभी बीमारियों का जड़ होता है, ठीक है। तो हमें ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ओबेसिटी रहेगी तो वही हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बॉडी में फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं न कहीं से जाकर के अफेक्ट करना
शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को जो मोटापा है उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर मोटापा कंट्रोल हो गया तो आप हाइपरटेंशन को भी या जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्ड एज। ओल्ड एज, अब देखिए जो बुढ़ापा है ये तो इसमें तो लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी ही जाती है ना। ओल्ड एज के टाइम पे तो लोग बीमार हो ही जाते हैं। रीज़न क्या है? बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है और बॉडी अब बहुत ही कमज़ोर होने लग जाती है ना। बॉडी का डिटियोरेशन होने लग जाता है, गिरावट आने लग जाती है शारीरिक रूप से। तो जब शारीरिक रूप से गिरावट आती है ना तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसका शरीर काम करने योग्य नहीं रहता है। तो अब जो उसका हार्ट है वो इतने सालों से काम कर रहा था, लेकिन बुढ़ापा या ओल्ड एज कब से काउंट की जाती है? 60 ईयर्स के बाद से। तो 60 साल अगर किसी भी अंग को या किसी भी मशीन को काम करते करते हो गया है तो वो एक टाइम के बाद जाकर के तो कमज़ोर पड़ ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मीन्स आपकी जो शारीरिक क्रियाशीलता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, या आप करते ही नहीं हो। जैसे हम देखते कई सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, ठीक है, घूम फिर करके काम नहीं कर रहे हैं। मीन्स अगर आप बैठे बैठे ही अगर पूरा दिन गुजार देते हो ना, या बैठ करके सिटिंग वाला भी अगर आपका जॉब रहता है तो वो भी इसको बहुत अफेक्ट करता है। तभी हमने देखा है जो बड़ी बड़ी MNCs में काम करने वाले लोग हैं, जो मैनेजरियल पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये बेसिकली बैठे ही रहते हैं, इनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि इनका मेंटल वर्क होता है इसलिए। ठीक है, और मेंटल वर्क जितना ज़्यादा करोगे स्ट्रेस का लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर से ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस मीन्स जो आपके दिमाग के ऊपर या मानसिक तनाव जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, जो मानसिक तनाव है ना ये व्यक्ति को अंदर ही अंदर से खा जाता है या खत्म कर देता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, जितनी चिंता करोगे, वो आपके ब्लड प्रेशर को इन्हेंस करेगी, इंक्रीज करने का काम करेगी। ठीक है, और ब्लड प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वो हार्ट के ऊपर जोर डालेगा। तो बेसिकली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन लोगों में ही ज़्यादा देखी जाती है जो उनका कि मेंटल स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आर्टरीज है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड फैट का डिपोजिशन होना। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ फैट इन आर्टरीज। ठीक है, तो देखिए जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज आपको पता है बेसिकली क्या है, हार्ट से कनेक्टेड है और ये ब्लड फ्लो कर रही है या ब्लड फ्लो को आगे की तरफ लेकर के जा रही है। तो अब अगर ये रही हमारी आर्टरी, इसी के अंदर अगर किसी एक जगह के ऊपर जैसे कि सपोज इतनी एरिया के अंदर, ठीक है, इतने एरिया के अंदर थोड़ा सा फैट डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि फैट की प्रकृति होती है चिकना होना, अब ये चिकनी चीज़ के ऊपर गंदगी होगी या कोई भी चीज़ होगी वो आकर के फटाफट से चिपक जाएगी। तो अब धीरे धीरे इसके ऊपर और गंदगी जमने लग रही है, बढ़ने लग गया। तो कहाँ पे हमें इतना सारा स्पेस मिल रहा था ब्लड को फ्लो होने के लिए और कहाँ पर सिर्फ ये इतना सा ही एरिया मिल रहा है ब्लड को फ्लो होने के लिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाएगा आर्टरीज के ऊपर। इसलिए तो जो डिपोजिशन होता है ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। बेसिकली ज़्यादा डिपोजिशन किसके अंतर्गत होता है? जो लोग फैटी फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ईटिंग हैबिट्स जिनकी अच्छी नहीं होती है उनका। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्सेस सॉल्ट। यूज ऑफ एक्सेस सॉल्ट मीन्स नमक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं ना उनमें भी हाइपरटेंशन देखा जाता है क्योंकि क्या है, नमक जो होता है इसकी प्रकृति होती है पानी को अब्जॉर्ब करके रखने की। ठीक है, तो ब्लड का उसी तरीके से जो आपका हाइपरटेंशन होता है वो इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। ठीक है, फूड हैबिट्स अगर किसी व्यक्ति की गलत है, आदतें गलत है खान पान की, तो वो भी नुकसान करती है। जैसे कि आपका देखिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि सुबह उठ करके आप बेड टी लेते हो, ठीक है, उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट करते हो
उसके बाद में आप लंच करते हो, ठीक है, आप इवनिंग में कुछ न कुछ कंज्यूम करते हो, उसके बाद में आप रात का डिनर लेते हो। तो देखिए ये बेसिकली हमारा एक प्रॉपर 5 to 6 मील का एक पैटर्न बना हुआ होता है जो हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब अगर कई लोग जो ऐसे होते हैं वो ऐसा करेंगे कि इसमें से ब्रेकफास्ट को हटा देंगे, राइट, ब्रेकफास्ट वो नहीं करेंगे, या फिर कभी कभी वो अपना जो उनका लंच है, ठीक है, कभी कभी वो क्या करेंगे, लंच को ही स्किप कर देंगे। तो अब आप देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेड टी लिया है, डायरेक्ट या तो इवनिंग में कुछ खाएंगे या फिर डायरेक्ट डिनर में खाएंगे। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट ले लिया, ठीक है, और वो क्या करेंगे, लंच नहीं लेंगे, डायरेक्ट डिनर। कई लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनका ये मानना होता है कि भाई अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो वो कई सारे मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारी फूड हैबिट्स होती है ना, अपने मील को स्किप करना, अनहेल्दी चीज़ों को कंज्यूम करना, ठीक है, और जो बाहर का या जंक फूड है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, तो ये फूड हैबिट्स भी जो हाइपरटेंशन होता है इसको कॉज करती है, ठीक है, और उसके लिए प्रोन होते हैं ये लोग। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। देखिए हमें पता है कि जो स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग है, ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये भी हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि स्मोकिंग जो होती है बेसिकली धुआं, ये क्या करती है, स्मोकिंग और ड्रिंक करने से जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है, जो ये कड़क होने लग जाती है, ठीक है, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है, इसकी वजह से ये ज़्यादा प्लायबल नहीं रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तो बहुत ही खराब है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर जो फूड है, ठीक है, या जो हम हमारा मील ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, उस मील के अंदर क्या है, फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फैट का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा फैट का खाना खाने से या तो वो क्या करेगा, हमारा जो खून होगा ना उसको मोटा कर देगा, मीन्स गाढ़ा करने का काम करेगा, ठीक है। देखिए जब हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में अगर फैटी फूड का बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है तो ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जा करके, अब एनर्जी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, प्रोटीन ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे पास फैट ज़्यादा है, ठीक है। अब इस फैट ने एनर्जी भी दे दी फिर भी बच गया, तो ये जा करके फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। फैट डिपॉजिशन होगा तो क्या चीज़ होगी, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी कॉज करने का काम करेगा ये। ओबेसिटी हुई है, अब ओबेसिटी ज़्यादा है तो उस आदमी के अब भी और ज़्यादा फैट बहुत ज़्यादा बॉडी में आता जा रहा है, तो आपका जो ब्लड होता है ना उसके अंदर भी फैट का अमाउंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से फैट जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, हाइपरटेंशन को कॉज करता है। इसके अलावा अगर कोई किडनी डिजीज़ है तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। लोग वो बिल्कुल अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उन लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो बेसिकली ये सारे के सारे कॉजेज थे हाइपरटेंशन के जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या ध्यान रखना है कि ये जो कॉजेज हैं इनको कम किया जाए या इनसे दूर रहा जाए। जैसे हम हमारी फूड हैबिट्स को अच्छी कर सकते हैं, स्मोकिंग या जो ड्रिंकिंग है इसको नो कर सकते हैं, मील में जो हमारा फैट का अमाउंट है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं लोग, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस कम लेना चाहिए, ठीक है, सॉल्ट का यूज़ कम करना चाहिए। जो ऐसे ही जो कॉजेज़ हैं अगर हम इनको हटा दें तो हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स की बात करेंगे और क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग हाइपरटेंशन उसको देखेंगे, ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।